हरे कृष्णा माता जी। अपन देख रहे हैं पेसिलेटेड डिफ्यूजन। अब पेसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, जैसे अपन ने देखा कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा था काम। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन हो रहा था, मीन्स यहां पर हाई कंसंट्रेशन टू सबस्टेंस का लो कंसंट्रेशन तक, और यहां पर आपका कोई एनर्जी का कंज्यूम नहीं हो रहा था। यहां पर आपके एटीपी का कोई रिक्वायर नहीं था। लेकिन यहां पर जो पेसिलेटेड डिफ्यूजन है, यहां पर आपको एनर्जी का भी कोई रिक्वायर नहीं रहेगा। यहां पर मेनली जो होगा ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें मेन इन्वॉल्व होगा कैरियर प्रोटीन। एक क्या होगा, आपने देखा होगा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन मेडअप किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड और कुछ क्वांटिटी में आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। तो यहां पर सेल मेम्ब्रेन में मेन क्या प्रेजेंट है, आपके फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट हो और प्रोटीन हो। और इनमें भी आपने देखा होगा कि जो फ्लूइड मोजेक जो मॉडल है, फ्लूइड मोजेक जो मॉडल है, उसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये हो गया बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। अब बाइफॉस्फोलिपिड लेयर में यहां पर जो हेड होता है और एक टेल प्रेजेंट होता है। बाइफॉस्फोलिपिड लेयर में एक हेड प्रेजेंट होता है और एक टेल प्रेजेंट होता है। जो हेड होता है वो कैसी कंडीशन शो करता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता है। और टेल कौन सा नेचर शो करता है, हाइड्रोफोबिक। तो यहां पर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें एक एक्रोस मेम्ब्रेन एक प्रोटीन देखने को मिलता है। उस प्रोटीन को यहां बोला गया है कैरियर प्रोटीन, या इसको आपने नेम बोला है टनल प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है, जो भी, अब ध्यान में रखना, यहां पर मेनली जो सबस्टेंस होगा, यदि सबस्टेंस कैसा हो, हाइड्रोफिलिक हो, वही सबस्टेंस यहां से क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइड्रोफिलिक जो सबस्टेंस है, हाइड्रोफिलिक, और दोनों कंडीशन है हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक तो कंडीशन क्या है, हेड साइड तो हाइड्रोफिलिक कंडीशन है और टेल साइड पर हाइड्रोफोबिक कंडीशन है। यहां पर जो भी सबस्टेंस का जो मोइटी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर डायरेक्ट जो सबस्टेंस होगा ना, वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा पाएगा। मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट सबस्टेंस को डिफिकल्टी होगी, कोई भी मेम्ब्रेन के डायरेक्ट थ्रू नहीं जाएगा। यहां पर किसी एक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा और उस प्रोटीन को आप यहां बोल रहे हो कैरियर प्रोटीन। अब इस कैरियर प्रोटीन से कोई सबस्टेंस जुड़ेगा या मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो यहां से इसको दूसरे साइड पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। या कभी कभी आपने देखा होगा ना, तो यहां पर दो ऐसे टनल प्रोटीन या चैनल्स प्रोटीन होते हैं। उन चैनल प्रोटीन में स्पेस पाया जाता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू इजीली क्या किया जा सकता है, सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा यहां देखने को मिलेगा।
यहाँ होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ एनी, डिफ्यूजन ऑफ एनी सबस्टेंस, diffusion of any substance depends upon solubility in main constituent of membrane lipid soluble substance, lipid soluble substance rapidly diffuse through the membrane, moiety of which substance is hydrophilic, diffuse, difficulties through membrane, so need to simplify its movement membrane protein provide space for transfer of these molecules of these molecules this process is called facilitated diffusion,
हरे कृष्णा माता जी, रब कर दिया जाए। इन facilitated diffusion specific protein help in transfer of substance across the membrane and no ATP is consumed। यहाँ एटीपी का भी कोई कंज्यूम नहीं होगा। नो एटीपी कंज्यूम। these specific proteins do not set up a concentration gradient आपको concentration gradient must already be present for molecule to diffuse even if facilitated by the proteins transport rate reaches maximum when all of the proteins transporter
ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड। जब मेम्ब्रेन के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब यूज हो जाएंगे कैरी करने में, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में, तो उस कंडीशन में आपका ट्रांसपोर्ट रेट क्या होता है, मैक्सिमम रहेगा। देन कंडीशन क्या होगा, जिसको आप क्या कंडीशन बोल सकते हैं, सेचुरेशन कंडीशन। सेचुरेशन वाला कंडीशन रहेगा जो पैसिलेटेड डिफ्यूजन रहेगा, पैसिलेटेड डिफ्यूजन पैसिलेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, it allows cell to select substance for अपटेक। तो यहाँ पर अपटेक करने के लिए सबस्टेंस को पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है। इट इज sensitive to inhibitors which react with protein side chain। the proteins form channel protein channel the proteins form channel in the membrane for molecules to pass through some channels are always open, some channels always are open रहेंगे। others can be controlled, some are large, allowing a variety
A variety of molecules to cross the porins are पोरिन्स एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो आपको प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन्स रहेगा उनमें देखने को मिलेगा पोरिन्स प्रोटीन। और वहां पर अपन ने देखा कैरियर प्रोटीन, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पोरिन प्रोटीन। पोरिन्स आर प्रोटीन that form huge pores in the outer membrane of the plastids, mitochondria, plastids, mitochondria, and some bacteria, allowing molecules up to the size of small proteins to pass through. Example: water channels are made up of 8 different type of aquaporins. एक्वापोरेंट आपको 8 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बना रहेगा। यहां पर आपको 3 मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा सिम्पोर्ट, सेकंड कंडीशन मिलेगा आपको एंटीपोर्ट, और थर्ड कंडीशन मिलेगा यूनिपोर्ट। सिम मतलब एक ही सिंगल डायरेक्शन में सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट हो। एंटी का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट हो, और यूनिपोर्ट का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में सबस्टेंस का क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो। तो इनका मीन्स क्या है, सिम्पोर्ट का मीन्स क्या है, इन सिम्पोर्ट्स में क्या होगा, 2 molecules
two molecules move across the membrane in a similar direction, यहां पर टू मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। एंटीपोर्ट में क्या कंडीशन रहेगा? दे मूव इन अ अपोजिट ऐसा कंडीशन हो जाएगा। यहां पर जो भी सबस्टेंस होगा वो दोनों ऐसा कंडीशन हो जाएगा। डायग्राम बनाएंगे भी इनका। लास्ट कंडीशन है ए molecules move freely across the membrane, then this method is called यूनिपोर्ट। अब यूनिपोर्ट केवल वन डायरेक्शन में आपका सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट होगा, आउटसाइड टू इनसाइड ट्रांसपोर्ट होगा, या इनसाइड टू आउटसाइड सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू। अब यहां पर अपने डायग्राम दे रखा पेसिलेटेड डिफ्यूजन का, जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और यहां पर ये वाला आपका मेम्ब्रेन रहेगा। यदि सिंगल डायरेक्शन में केवल सिंगल मॉलिक्यूल का एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस टर्म को आप यूनिपोर्ट बोला जाता है। जब सबस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो, ये वाला डायरेक्शन हो, तो इसको बोला जाएगा एंटीपोर्ट। और थर्ड वाला टर्म ऐसा होगा जिसमें सबस्टेंस टू मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो, तो इस टर्म को आप सिम्पोर्ट बोला जाता है। ये हो रहा है पेसिलेटेड डिफ्यूजन। या आपको थ्री टाइप से पेसिलेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। पेसिलेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो यहां से सबस्टेंस, हरे कृष्णा, यहां से सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू। यहां जी माता जी, यहां पर क्या रहेगा, जिस सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो सबस्टेंस क्या करेगा, कैरियर प्रोटीन से जुड़ेगा, और फिर बाद में इस प्रोटीन के थ्रू इस मॉलिक्यूल को। डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा है माता जी?
जी माता जी, राइट डाउन हो गया। हरे कृष्णा माता जी, राइट डाउन हो गया। फर्स्ट पॉइंट था अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव जो ट्रांसपोर्ट था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने 2 पॉइंट का स्टडी किया। फर्स्ट पॉइंट आपने सिंपल डिफ्यूजन का स्टडी किया, और जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपने पेसिलेटेड डिफ्यूजन का आपने स्टडी किया। यहां पर दोनों में आपने किसी में भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ग्रेडियंट जो था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हुआ है। देन आपका जो पेसिलेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पर कोई एनर्जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहा। यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है मेम्ब्रेन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के मेम्ब्रेन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मेम्ब्रेन्स का मतलब प्रोटीन्स है, उन प्रोटीन्स के थ्रू ही क्या हुआ, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ एनर्जी का कंजप्शन रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा कि यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन पर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, अपोजिट कंडीशन यहाँ पर रोल प्ले करेगी। इस वजह से फिर आपको एटी सोडियम और पोटेशियम आयन पंप, यहाँ पर पंप का रिक्वायरमेंट रहेगा। ऐसा यहाँ पर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट uses energy to transport and pump molecules against a concentration gradient के अकॉर्डिंग अगेंस्ट यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल का पंप होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट is carried out by membrane यहाँ पर भी मेम्ब्रेन का प्रोटीन ही हेल्प करेगा, लेकिन क्या रहेगा, हैंस different proteins in the membrane, different protein in the membrane play a major role in both
active as well as पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था ना, वहां पर रिक्वायरमेंट था प्रोटीन का, तो यहाँ पर भी प्रोटीन है, लेकिन क्या कंडीशन है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, उसके जस्ट अपोजिट वाला कंडीशन रहेगा, मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा, जिसमें कि ये जो मॉलिक्यूल हो रहा है ना, वो उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा। pumps are proteins that use energy to carry substance across the cell membrane. These pumps can transport substance from lower concentration या low concentration to हाई कंसंट्रेशन। इसको आप बोल सकते हो अप हिल ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? अप हिल ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट rate reaches a maximum when all the proteins, ये वाला कंटेंट वहां पर भी लिखा था, all the protein transporters are being used or are saturated। तब हायर कंडीशन रहेगा, तब ऐसा बोला जा रहा है कि जितने भी आपके मेम्ब्रेन्स के प्रोटीन्स क्या करने लग जाए, ट्रांसपोर्टेशन का कंडीशन का करने लग जाए, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करने लग जाए, तो उस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट रेट हायर रहेगी, मैक्सिमम कंडीशन रहेगा। like enzyme the carrier protein, enzymes enzyme the carrier protein is very specific
in what it carries across the membrane. These proteins are sensitive inhibitors that react with protein side chain. हार्मोन रेगुलेशन की बात की जाए, हार्मोन हो या एंजाइम हो, हार्मोन का भी प्रोटीन से मेडअप होगा और एंजाइम भी प्रोटीन से मेडअप होगा। तो हार्मोन का प्रोटीन से रिलेटेड हो तो यहाँ पर प्रोटीन का, यहाँ पर भी आपका नो और एस अपहिल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता। हाँ, एनर्जी का रिक्वायरमेंट दोनों में नहीं होगा और यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन में आपका सिंपल डिफ्यूजन में रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों में रिक्वायरमेंट रहेगा स्पेशल टाइप का प्रोटीन। हाईली सिलेक्टिवली कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, दोनों में रहेगा। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन आपको इसमें सिंपल डिफ्यूजन में नहीं मिलेगा, दोनों में एस रहेगा। सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स आपका सिंपल डिफ्यूजन में नो, इन दोनों में एस। हार्मोन रेगुलेशन केवल सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होगा, दोनों में होगा रेगुलेशन। अपील ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा। रिक्वायर एटीपी एनर्जी सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रहेगा। ऐसा अपन ने यहाँ देखा। रिलेशन है प्लांट का वाटर से क्या रिलेशन है, क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो वाटर के ऊपर ही डिपेंड करती है। जितनी भी एक्टिविटी होगी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ या कोई भी कैसे भी ऑर्गेनिज्म हुआ, उन सभी में वाटर का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और वाटर एक तरह से यहाँ पर सोलवेंट मीडियम के रूप में काम करता है, डिसोल्व करने में हेल्प करता है। देन आप जानते हो कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें मैक्सिमम आपका वाटर का परसेंटेज देखने को मिलता है और उसमें कुछ डिसोल्व कंडीशन में भी रहता है। जैसे आप बात करते हो ना वाटरमेलन, उस वाटरमेलन में 92% जल वाटर होता है, वाटरमेलन में 92% वाटर होता है। और भी बात की जाए कि अपना जो प्लांट होता है, उस प्लांट का जो वेट मान करें, उस प्लांट का जो वेट की बात करें, ताजा बार प्रेस वेट की बात करें तो प्रेस वेट का जो ओनली अबाउट जो रहेगा ना परसेंटेज, वो इतना प्रेस वेट में वाटर का इतना वेट रहेगा। ऐसे देखते हो कि जब किसी भी प्रेस वेट को या कोई भी लिविंग प्लांट को आप उसको वेट करते हो तो उसका वेट ज्यादा हाई रहता है, लेकिन उसका ड्राई करके अपन उसका वेट मेजर करते हैं तो थोड़ा वेट उसका क्या रहेगा, लोअर रहेगा। आप इतना जानते हो क्योंकि हर प्लांट में कोई भी एनिमल रहा तो उसका जो वेट रहता है तो उसमें वाटर का सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा इसमें अपन राइट डाउन कर लेते हैं। वाटर इज एसेंशियल
for all physiological activities, all physiological activities of the plant and plays very important role in a living organism. Living organism, it provide the medium in which most substance are dissolved. The protoplasm of the cell is nothing but water, in which different molecules are dissolved and suspended जी माता जी राइट डाउन हो गया। watermelon has over 92। तो वाटरमेलन में क्या होगा, वाटरमेलन हैज और 92% वाटर, वाटरमेलन में 92% वाटर रहेगा। मोस्ट हर्बेसियस प्लांट है ओनली अबाउट 10 to 15% of its pressure weight of it press weight as ड्राई मैटर। जो ड्राई मैटर है उसका प्रेस वेट का जो ड्राई मैटर है उसमें 10 to 15% आपको ये देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जो प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, वो भी प्लांट में जो भी वाटर रहेगा उसका भी अलग अलग वेरी करेगा, क्योंकि आप जानते हो जो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम वाला पार्ट है उसमें वाटर का कंडक्शन ही होता है, लेकिन वो जो भी सबस्टेंस जो भी वहां पर उससे बना हुआ रहेगा, मेडअप रहेगा, जाइलम का पार्ट वो टोटली डेड रहेगा, उसमें वाटर का कैरी नहीं करेगा। आपने देखा होगा सेप वुड, हर्ट वुड,
ऐसे अलग अलग हुड टाइप के अलग अलग होती है, उनमें ड्यूरामेन हुड, तो उनमें केवल वाटर का कैरी नहीं होता, केवल जो सेप वुड होता है वो वाटर का कैरी करता है, और जो भी हर्ट वुड होगी वो वाटर का कैरी नहीं करेगा। तो उनमें आपको वहां पर वाटर एब्सेंस ही देखने को मिलेगा, और जो सेप वुड रहेगा उसमें वाटर का कैरी रहेगा, तो वहां पर आपको वाटर कंटेंट देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर within a plant varies woody parts have relatively very little water, while soft part mostly contain water। और इसमें ऐसा कोई ज्यादा नहीं है कि वाटर आपका मेनली किसके रिलेटेड होता है, एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब एक लिमिटिंग आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। आपको प्लांट के लिए किसका रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा, ज्यादा हाई डिमांड ऑफ वाटर। तो इसका अपन कंसेप्ट देखते हैं आगे। मैच्योर कॉर्न प्लांट absorb almost 3 liters of water, 3 liters of water तो जो कॉर्न प्लांट है वो 1 डे में 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। while a mustard plant absorb water equal to its own weight in about 5 hours। mustard plant absorb water equal to on weight in about 5 hours। because of this high demand water, high demand
for water, high demand for water. It is not surprising, not surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural and natural environments. तो परमेबिलिटी मेम्ब्रेन में आपको होगा मैं माता जी, यहाँ पर जो भी सबस्टेंस का जो कैरी किया जा रहा है उस सबस्टेंस को यहाँ पर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मेम्ब्रेन के थ्रू उसको परमिट किया जाएगा और मेम्ब्रेन के बेस पर क्या किया जाए, मेम्ब्रेन आर 4 टाइप्स बेसिस ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के बेस पर आपका जो मेम्ब्रेन है ना वो 4 टाइप का है। फर्स्ट टाइप हो जाएगा परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेकेंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और थर्ड हो जाएगा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाएगा, या इसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन और 4 टाइप हो जाएगा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। फोर टाइप हो जाएंगे। अब परमिएबल का मीन्स आप समझ गए कि ये सोलवेंट और सोल्यूट बोथ सबस्टेंस को क्या करेगा, परमिट करेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सोलवेंट सबस्टेंस को तो परमिट करेगा और सोल्यूट सबस्टेंस को परमिट नहीं करेगा। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों सबस्टेंस सोल्यूट और सोलवेंट सबस्टेंस को परमिट करेगा, लेकिन उसमें यह भी कंडीशन रहेगा कौन सा सबस्टेंस सोल्यूट को अपन को कैरी करना है। इम्परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा रहेगा जो किसी भी सबस्टेंस को कैरी नहीं करेगा, कि उसको परमिट नहीं करेगा। जी माता जी। तो पहला टाइप है आपका परमेबल मेम्ब्रेन। ये वाला जो मेम्ब्रेन है सच मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर बोथ
सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये वाला मेम्ब्रेन क्या करेगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो भी सबस्टेंस होगा उसके लिए परमिएबल होगा। इसका एग्जांपल है सेलुलोजिक, सेलुअल, सेलुलोजिक या बोल दो सेलुलोजिक सेल वाल हो गया। अब जो भी लिविंग सेल का जो सेलुलोजिक सेल वाल होगा ये परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। और एक फिल्टर पेपर, ये दोनों एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपका परमिएबल मेम्ब्रेन का। सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर मेम्ब्रेन क्या काम करेगा, सच मेम्ब्रेन allows diffusion of solvent मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करेगा, लेकिन क्या रहेगा, बट डज नॉट सॉलिड्स को अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लाइक सेलोफोन या सेलोफेन बोल सकते हो। सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है, सेलोफेन मेम्ब्रेन हो जाएगा। अदर मेम्ब्रेन हो जाएगा कॉपर फेरोसाइनेट मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, साइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन्स। एंड एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है पर्चमेंट मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन। तो परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट सबस्टेंस के लिए तो परमिएबल है। सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो केवल जो भी डिफ्यूजेबल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उसको ही क्या करती है, अलाउ करती है। देन जो भी सॉलिड सबस्टेंस है उनको अलाउ नहीं करती। एग्जांपल है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन और पर्चमेंट मेम्ब्रेन, ये रहेगा एग्जांपल इनके। थर्ड रहेगा आपका सेलेक्टिवली परमिएबल
और उसका सेकंड नेम है डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन। ये वाला मेम्ब्रेन क्या करेगा, सच मेम्ब्रेन allows some solutes to pass through them along with the solvent molecules। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से यहाँ पर जो सॉलिड सबस्टेंस है उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अलाउ करेगा। एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट हो जाएगा, टोनोप्लास्ट का मेम्ब्रेन हो जाएगा, मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएगा। फोर्थ टाइप हो जाएगा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन do not allow both solute and solvent to pass through it। यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबस्टेंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा सेल वॉल ऑफ नॉन लिविंग सेल्स, नॉन लिविंग सेल्स लाइक सुबेराइज्ड सेल वाल जो सुबेरिन से मेडअप होगी वो सेल वाल क्या करेगी, वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। तो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड हो जाएगा हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। इनका कुछ अपन ने बता रखा है क्या क्या कंडीशन है। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा उसमें क्या कंडीशन रहेगा, यहां पर सोल्यूट प्लस सोलवेंट जो रहेगा का क्वांटिटी इक्वल रहेगा बाहरी मीडियम और
आउटर वाला मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम और इंटरनल मीडियम का जो भी रहेगा ना मीडियम सॉल्यूशन वो एक जैसा रहेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, यहां आप बोल सकते हो सोल्यूट 10% रहेगा, तो फिर यहां पर 90% रहेगा। यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर सोल्यूट को 90% मानते हो, तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट ये रहेगा। जब अपन चाशनी बनाते हैं चाशनी, तो चाशनी में चीनी ज्यादा रहती है, शुगर कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो सोल्यूट कंटेंट जो रहेगा वो आपका हाई वाला रहेगा, और उसमें वाटर को जो मिक्स किया जाएगा वो कम क्वांटिटी में रहेगा। यहां पर थोड़ा सा मीडियम की बात करें, थोड़ा दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप का रहेगा। तो आइसोटोनिक का क्या कंसेप्ट रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन रहेगा, इफ सॉल्यूशन, यहां पर ये भी देखा है ना आपने, और थोड़ा सा अपने के बारे में एक्सप्लेन करें ना, यदि इस सॉल्यूशन में किसी सेल को ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें ना तो एंडोऑस्मोसिस होगा ना एक्सोऑस्मोसिस होगा, कि कोई भी कंडीशन नहीं होगा। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को ट्रांसफर करते हो ना, तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, एंड ऑस्मोसिस होगा। लेकिन जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को आप पहले करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो वहां एक्सोऑस्मोसिस होगा। ये वाला कंसेप्ट रहेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इफ solution in which a cell is placed has equal concentration to that of cytoplasm and cell shape, then solution is called isotonic solution। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या कंडीशन बताया यहां पर, ये वाला हो जाएगा वैक्यूल हो जाएगा, वैक्यूल के इनसाइड क्या प्रेजेंट, सेल शेप, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म बोल दो, साइटोप्लाज्म बोल दो ना इसको। तो अब दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन रहेगा, आउटसाइड मीडियम का और वैक्यूल्स का कंसंट्रेशन और साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन इक्वल रहा,
तो उस कंडीशन को आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन कर सकते हो। सेकंड रहेगा आपका हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। if the concentration of outer solution is less than रहेगा, लेस देन रहेगा that of the cytoplasm and cell shape, then solution is called, कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या बोला जा रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज लेस देन, आउटर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है हो जाएगा कम और इनसाइड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इनसाइड का जो कंसंट्रेशन है ना वो ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। देन क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या बोला जाए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज, इसको डेफिनेशन को चेंज कर दिया जाए, हायर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल shape, such solution is called hypertonic solution। यह वाला हो जाएगा। यहां पर अपन ने पहले एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा उसका अकॉर्डिंग अपन फॉलो करते हैं, कैसे एग्जाम्पल अपन ने दिया था। जी माता जी हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, सोलवेंट का कंसंट्रेशन, सोलवेंट में मतलब वाटर 90% है और सोल्यूट आपका 10% है। यहां पर आपका सोल्यूट क्या कितना है, 10%, 90% है। तो यहां पर आपने लिया है रेजिन्स लिए, किशमिश लिए, तो रेजिन्स का क्या कंडीशन रहेगा, रेजिन्स का क्या कंडीशन रहेगा, यहां पर इनमें जो सोलवेंट रहेगा वो तो आपका बहुत कम देखने को मिलेगा और सोल्यूट जो कंडीशन रहेगी वो आपका 90% रहेगा। हाँ, रेजिन्स तो हाइपर कंडीशन शो कर रहा है ना, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हो,
तो आप बोल रहे हो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंड ऑस्मोसिस होगा, तो क्या होगा, हमेशा जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो मेम्ब्रेन थ्रू हो रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, सबस्टेंस क्या होगा, आउटसाइड से इनसाइड एंटर करेंगे। तो यहां पर ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, वाटर एंटर करेगा, सॉलिड सबस्टेंस बहुत कम जाएंगे। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है, सोलवेंट का कंसंट्रेशन लो है, आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां पर सबस्टेंस इनसाइड जाएगा आपका सोलवेंट, तो सोलवेंट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, टर्जिड कंडीशन में हो जाएगा। यहां पर फिर क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होगा। यहां पर आपने ले लिया है ग्रेप्स की बात की जाए तो यहाँ ग्रेप्स में क्या होगा, वाटर का क्वांटिटी, सोलवेंट का क्वांटिटी क्या है, सॉलिड 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्जो ऑस्मोसिस होगा, और एक्जो ऑस्मोसिस होगा तो आपका ग्रेप्स पिचक जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। क्या बोला गया, लेस देन बोला गया। कैसे बोला गया है, बुक के अकॉर्डिंग अपन बात करें जो लिखवा है उसमें जो मटेरियल है, यहाँ पर जो मटेरियल है, तो यहाँ पर जो सोलवेंट ले रखा है, उस सोलवेंट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या ले रखा है, सोल्यूट का परसेंटेज क्या है, कम है, और इनसाइड सोल्यूट का परसेंटेज कम ज्यादा है। अपन ने बुक में के अकॉर्डिंग बोला था कि जो सबस्टेंस है, जो सेल का आउटसाइड का जो सबस्टेंस है उसका कंसंट्रेशन लो है और इनसाइड का कंसंट्रेशन हायर है, सॉल्यूट का परसेंटेज का कंसंट्रेशन इनसाइड हायर है और बाहर लोअर है। इसी के अकॉर्डिंग बोला जाए जो ग्रेप्स है उसमें वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है और आउटसाइड क्या कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट सबस्टेंस का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो 90% रहेगा और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, 10% रहेगा। तो आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन वो हाई रहेगा और इनसाइड का कंसंट्रेशन लो रहेगा सॉल्यूट सबस्टेंस का। तो हाई टू क्या आ जाएगा, और वाटर का सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन 90% रहेगा, तो हाई से लोअर वाला कंडीशन आएगा। तो इस प्रकार से आपका तीनों टाइप के सॉल्यूशन फिनिश हो जाएंगे। इस वाले कंडीशन में क्या है कि आपने जो रेजिन्स लिया है, मतलब इसको जो आप सेल मान रहे हो, तो सेल के आउटसाइड, जो सेल का जो आउटसाइड है उस आउटसाइड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है, मतलब सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर है, लेकिन जो सेल का जो बात करें रेजिन्स है इसका सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है। तो अपन ने बोला कि सेल के आउटसाइड क्या हो, कंसंट्रेशन लो हो, सॉलिड सबस्टेंस का कंसंट्रेशन लेस देन हो, तो उस कंडीशन में ये लेस देन है। यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम है और सॉल्वेंट का ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हायर है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लोअर है। तो जो लिया है ना वो सॉल्यूट के बेस पर लिया गया है, तो इस वजह से क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, और आउटसाइड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लोअर है। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का जो कैरी होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट तो 90% है, आउटसाइड जो सॉल्यूशन रहेगा उसका मतलब आप कह सकते हो
जो सेल है उस सेल से हायर देन यहाँ पर कंसंट्रेशन रहेगा। हायर देन बोला है ना, तो यहाँ पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन हायर रहेगा और सोल्यूएंट का कंसंट्रेशन लोअर रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेप्स में सोल्यूएंट का कंसंट्रेशन क्या है 90% है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन 10% है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, सेल का इस आउटसाइड का कंसंट्रेशन कैसा है, हायर है, और लोअर का कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। तो तो यहाँ पर जो सोलवेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, वो हायर टू लोअर होगा। जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हायर टू लोअर होगा। इस वजह से यहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस वाला कंडीशन देखने को मिलेगा।